शिक्षक साथियों नमस्कार एवं प्यारे बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं यहां पर आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम गणित के 20 प्रश्न लाया हूं, जो कि विद्या ज्ञान परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। चूँकि अभी तक विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत से बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो मैंने सीतापुर जो विद्या ज्ञान स्कूल है उसमें हमने फ़ोन किया, तो वहाँ से पता चला अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको हम अपने चैनल के माध्यम से अवश्य अवगत करा देंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कोई भी नोटिफिकेशन अगर इससे संबंधित आता है तो मैं आपको सबसे पहले अवश्य अवगत कराऊंगा। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। तो हमारा आज का पहला यहाँ पे प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 1, 111, 1111 या फिर 8,99,999। तो अब हम सभी जानते हैं कि जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी होती है 9, और एक अंक में अगर देखा जाए तो 0 सबसे छोटा होता है, लेकिन 0 से हम गणना नहीं करते। इसलिए जब कभी बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम जितने अंकों की बनानी होती है उसको हम उतने बार रिपीट करके लिख लेते हैं, और छोटी संख्या में 1 लिखने के बाद जितने हमें अंकों की बनानी होती है उससे एक कम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों के हम सबसे जो हमारी छोटी संख्या बनेगी वो हो जाएगी 1,00,000, और जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी वो हम 9 जो है 5 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 99,999, और इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 1। तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। एक विद्यालय में 704 मेजें हैं जिन्हें 22 कक्षाओं में रखना है। यदि प्रत्येक कक्षा में बराबर मेजें रखनी हों तो प्रत्येक कक्षा में कितनी मेजें रखी जाएंगी। बच्चे यहाँ पे जानते हैं कि मेजें 704 हैं जिन्हें 22 कक्षाओं में बराबर रखनी है, यानी तो इसमें से इसका यह मतलब हुआ कि 704 मेजों को हम 22 कक्षाओं में रखना है, यानी बंटवारा करना है, यानी प्रत्येक कक्षा में कितनी मेजें पहुंचेंगी। तो इसलिए यहाँ से भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 704 को 22 से भाग कर लेंगे, और 704 को जब 22 से भाग करेंगे तो हम पहले 2 से काट लेंगे, फिर 11 से काट लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32। तो यहाँ से भी हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्नों को बहुत ढंग से करिएगा जिससे आपके आंसर सही आए। हमारा प्रश्न संख्या 3 जो है वो भिन्नों पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न बहुत अच्छा है, कई एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर भिन्नों की समझ को दर्शाता हुआ हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो चूंकि यहाँ पर आप जो भिन्न देख रहे होंगे 12/19, 12/25, 12/29, 12/37, तो सभी का अंश जो है 12 है, और उसके बाद जो उसका हर है वो अलग अलग है। तो बच्चों को समझ के लिए यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमें अपनी समझ को थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि अंश सबका बराबर है, भिन्न अलग अलग है, हर हमारा अलग अलग है। तो जो हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही कम होगी। जैसे हमारे पास 12 चीज़ें हैं, 37 लोग उसमें बांटेंगे
तो उसे बहुत कम मिलेगा। जब 12 चीज़ें हैं 29 लोग बांटेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा। 12 चीज़ें हैं जब 25 लोग बांटेंगे तो उससे कुछ और ज़्यादा मिलेगा। 12 चीज़ें जब 19 लोग बांटेंगे तो उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब हर बराबर हो, अंश अगर बराबर हो तो हर जिसका छोटा बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी। तो हमें छोटे से बड़ा लिखना था, तो सबसे पहले 12/37, फिर 12/29, फिर 12/25, फिर 12/19, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि हमारी भिन्न जो है ये 12/37 या 12/29 और 12/25 या 12/19 क्यों बड़ी है, यानी यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग भी अपनी कॉपी कलम लेकर के बैठें और हर प्रश्न को जरूर करें, जिससे आप देखें कि आप हमारे बताने से पहले आप कितने प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, तभी आप परीक्षा में कर पाएंगे। और आपको हमसे भी कम टाइम लेकर के प्रश्नों को करना है। अगला प्रश्न हमारा दशमलव पर आधारित है, यानी यहाँ पर हमने दशमलव के जोड़ को 4.4 प्लस 4.44 प्लस 44.444 का योगफल क्या होगा। सभी को मालूम है दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है और प्रश्नों को जोड़ देना है। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं और देखते हैं कौन सा उत्तर सही आएगा। तो हमने यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा के देखिए 4.4, फिर 4.44, फिर 44.444 लिख लिया। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, फिर 4 4 8 4 12, 12 के 2 हो जाएगा, फिर 4 4 8 4 12 और एक 13 के 3 और 4 और एक 5, तो आ जाएगा 53.284, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न लघुत्तम महत्तम समापवर्त से है। तो अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यानी जिसको हम लोग मासा कहते हैं या एचसीएफ कहते हैं, 15 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या उसका लघुत्तम समापवर्त हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना है, जो महत्तम समापवर्त होता है वो लघुत्तम में उसका गुणांक जरूर होता है, यानी 15 का मल्टीपल उसमें जरूर होगा। तो इसमें वो संख्या होगी जो सबसे छोटी हो और 15 के पहाड़े में आती हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तियाँ 45। तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम बी वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। प्रश्न 6, व्यंजक 2 - 3 + 4 भाग 3 गुणित 3 - 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना रहता है। तो सबसे पहले हम भाग को यहाँ पर हल करेंगे। भाग के बाद फिर मल्टीप्लाई गुणा होता है, फिर जोड़ होता है और सबसे लास्ट में घटाना होता है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले भाग को जो है गुणा में परिवर्तित कर लेंगे। 2 - 3 + 4/3 गुणित 3 - 2। अब 3 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 + 4 - 2। और यहाँ पर 4 और 2 प्लस के हैं, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 3 और 2 माइनस के उनको अलग कर लेंगे तो हो जाएंगे 5, और 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ से हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा समय से संबंधित है। इससे एक प्रश्न जरूर आता है। एक रेलगाड़ी 9 घंटा 25 मिनट की यात्रा के बाद अपने गंतव्य स्थान पर प्रातः 11:50 पर पहुंचती है, तो उस रेलगाड़ी ने कब चलना शुरू किया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न है। 9 घंटे 25 मिनट उसको लगे हैं, तो 11:50 पे वो पहुंची है। तो 11
50 में से हम 9:25 घटाएंगे तो पहले 50 मिनट में से हम 25 मिनट घटाएंगे तो 25 मिनट बचेंगे। फिर 11 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, यानी 2:25। अब सीधी सी बात है, वो प्रातः पहुंची है। अगर ये प्रातः पहुंच गई है, इसका मतलब अब ये उससे पहले चल, अतः ये सुबह 2:25 पे चली होगी। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत निम्न में कौन सा होगा। तो सबसे पहले प्रथम 5 विषम संख्याएं होंगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। और औसत की बात करता है तो हम इन पांचों संख्याओं को जोड़ लेंगे और फिर इन्हें 5 से भाग कर देंगे। तो जब इन हम सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25, यानी योगफल 25 और 5 से भाग कर देंगे तो 5 25, अर्थात इसका ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रतिशत से है। एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का कितने प्रतिशत खर्च हो जाता है। तो सबसे पहले उसकी आय हमारी 2400 रुपये है, उसमें से 600 रुपये बचाता है तो 600 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1800, यानी वो 1800 रुपये खर्च करता है। तो खर्च का प्रतिशत हो जाएगा 1800 बटे 2400 इंटू 100 और इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25%। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। आप पूरे कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें, बिना पढ़े आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। अगला हमारा प्रश्न एक नियम से है, यूनिटरी मेथड से है। 5 कलमों का मूल्य 15 पेंसिलों के बराबर है, 90 पेंसिलों के बदले कितने कलम दिए जा सकते हैं। तो जो चीज़ पूछता है तो 90 पेंसिल पूछ रहा है, तो अगर आप मुँहज़बानी लगाना चाहें तो 15 का पहाड़ा हम 90 में पढ़ लेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 6 गुने आपको कलम मिलेंगे। तो चूँकि 15 पे मिलता है 5 तो 1 पे मिलेगा कितना, तो 90 में मिलेगा कितना। इस मेथड से हम निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा 30 ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम लिख लेंगे कि 15 पेंसिलों के बदले 5 कलम मिलते हैं तो 1 पेंसिल के बदले मिलेंगे 5/15, इसलिए 90 के बदले हमको मिलेंगे 5 × 90/15। और इसको जब हम हल कर देंगे 15 छक्का 90 और 6 पंजे 30 तो यहाँ से 30, यानी हमें 90 पेंसिलों के बदले 30 कलम मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस जरूर करें, एक प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसा अवश्य मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न ब्याज से संबंधित है, वो भी साधारण ब्याज आपके कोर्स में है। ललिता बंसल ने 6000 रुपये दिलीप मल्होत्रा को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए दिया। 3 वर्षों के बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो यानी मूलधन 6000 और प्लस उसमें ब्याज कितना बनेगा, उसको जोड़कर जो पैसा वापस होगा ये वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर इंटू समय बटे 100, यानी उसको हम कहते हैं PRT/100 या प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको हल करेंगे, जो हमारा मूलधन है वो 6000 रुपये है और वार्षिक जो दर है वो 5% है और समय 3 वर्ष है बटे 100 करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ से 900 रुपये ब्याज आ जाएगा। और हमने 6000 रुपये उसको दिए थे तो 6000 और प्लस 9 मिल करके वापस होंगे 6900। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्षेत्रमिति से है। 2 समान क्षेत्रफल वाले खेतों में एक की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर एवं 40 मीटर है, यदि दूसरे खेत की लंबाई 50 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चूंकि दोनों के क्षेत्रफल हैं, दोनों के क्षेत्रफलों को हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो पहले खेत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई लिखेंगे और दूसरे वाली लंबाई से इसको भाग कर देंगे तो हमारी चौड़ाई निकल आएगी। ऐसे प्रश्न आपके क्लास 5th में भी दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप विद्या ज्ञान परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो केवल आप कक्षा 5 की रेफरेंस बुक को
पढ़ करके पेपर देने मत जाइएगा। अगला हमारा प्रश्न ज्यामिति से है कि यहाँ पर कोणों के संबंध के बारे में है। जिस कोण का मान 180 अंश या दो समकोण होता है उसे निम्न में क्या कहते हैं? न्यून कोण नहीं। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। समकोण बिल्कुल नहीं कहते। समकोण जो है जिसका मान केवल और केवल 90 डिग्री हो। अधिक कोण इसे भी नहीं कहते। वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण जो होता है उसका मान 180 अंश होता है या दो समकोणों के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक प्रश्न अवश्य आता है। 10 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर घड़ियाँ देख लेते हैं। जो घड़ी हमारी होती है, ये देख रहे हैं आपके सामने जो घड़ी है, इसमें देखिए 12 जो निशान बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस कुल मिला के 12, और जब पूरा चक्कर घूमती है तो इसमें 360 अंश का कोण बनता है। तो 360 अंश के कोण को जब हम 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई 36 यानी 30, यानी एक खाना जो है 5 मिनट का जो होता है वो 30 अंश को बताता है। इसलिए अगर 2 खाने चलेगा तो हमारे हो जाएंगे 10 मिनट, और चूंकि एक खाना होता है 30 अंश का तो 2 खाने हो जाएंगे 30 दूनी 60। अगला जो प्रश्न है वो सीरीज से है कि क्रम 3 5 8 12 17 और 23 डैश डैश का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 8 का अंतर 3 है, 8 और 12 का अंतर 4 है, और 12 और 17 का अंतर 5 है, 17 और 23 का अंतर जो है 6 है। तो 23 और 7 का अंतर कितना होगा? यानी अंतर 7 हुआ तो 23 और 7 30 होगा। तो अगला ऑप्शन हमारा 30 हो जाएगा। अगला हम चित्र देख रहे हैं कि चित्र में दिए गए घनाभ का आयतन क्या होगा? तो जब हम चित्र को देख रहे हैं तो यहाँ से आयतन की जो हमारी जो घनाभ है उसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई हमारी 6 है और ऊंचाई उसकी हमारी 7 है। तो घनाभ का चूंकि आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो जब हम तीनों की गुणा करेंगे, लंबाई की 5 इंटू 6 इंटू 7, 6 पंजे 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे, 7 तियां 21 यानी 210 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए सिंप्लीफिकेशन और प्रतिशत से है कि 1 माइनस ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/2 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे और इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 1/4 और 1/2 को दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। फिर 1 में से घटा देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। और चूंकि भिन्न 1/4 है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं। तो इसको हम जब 100 से गुणा कर देंगे और काट देंगे तो 25/4 100/4 को काटेंगे तो आ जाएगा 25%। यानी यहाँ से ऑप्शन हमारा दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, सन्निकट मान पर है कि 3.98 गुणित 4.97 का सन्निकट पूर्णांक मान क्या होगा? तो सभी को याद है दशमलव के बाद जिस किसी को हम राउंड ऑफ करते हैं, सन्निकट करते हैं, तो अगर वो 5 या 5 से अधिक हो तो हम अगली संख्या 1 बढ़ा लेते हैं, 5 से कम है तो उसे हम छोड़ देते हैं। तो चूंकि पहला हमारा 3.9 है तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये 10 यानी इधर 4 हो जाएगा, और 4.97 है तो 4 में के बाद दशमलव की संख्या जो है वो भी 5 से अधिक है, इसलिए 4 वाला 5 में बदल जाएगा और पहला जो 3 था वो 4 में बदल जाएगा। तो 4 इंटू 5 यानी 5 को 20 यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो अभाज्य और विषम संख्याओं में अंतर समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली अभाज्य संख्या हमारी होती है वो है 2 और दूसरी अभाज्य संख्या है 3। तो 3 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 5। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी जाए तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल स्वयं से विभक्त होती है या फिर 1 से। तो चूंकि 1 हमारा जो है वो विषम संख्या है ना कि अभाज्य संख्या, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा। इसके पहले मैं अभाज्य संख्याओं की चर्चा कर चुका हूँ। चूँकि अभाज्य संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, इसलिए जो भी हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उनको ही लिखते हैं। तो इसलिए जब भी कभी 2 हो, 3 हो, 4 हो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है तो सदैव उनका 1 आता है, ये हमको याद रखना। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो साथियों और बच्चों, आज के ये हमारे 20 प्रश्न थे। 20 ही प्रश्न आपके उसमें पेपर में आते हैं। तो ये प्रश्न कैसे थे आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर हमारे ये प्रश्न पसंद आए हों तो कृपया इसे हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।